दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी सत्ता ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसान आंदोलन धीरे धीरे न सिर्फ व्यापक होता चला जाएगा बल्कि उनकी अपनी नब्ज को ही दबाने की स्थिति में आ जाएगा। और शायद आजाद भारत के भीतर में, इस देश के भीतर कोई ऐसा आंदोलन आपको देखने को नहीं मिलेगा जब देश के प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट की उंगलियों पर नाचने वाली परिस्थिति में लाकर अपने आरोपों के साथ न सिर्फ किसान आंदोलन ने खड़ा कर दिया बल्कि खुले तौर पर इस बात का जिक्र किया कि इस देश की किसानी को भी कॉरपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, आंदोलन की तीव्रता इससे भी समझी जा सकती है कि पहली बार मोदी सत्ता जो खुले तौर पर अपने कॉरपोरेट मित्रों के हक में हमेशा खड़ी रही, चाहे इस देश की जीडीपी बार बार धरातल में जाती जा रही हो, पटरी से अर्थव्यवस्था उतरती जा रही हो, लेकिन कॉरपोरेट मित्रों का नेटवर्थ हो, प्रॉफिट हो, उनकी अपनी कंपनियों का विस्तार हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वो लगातार बढ़ता चला जा रहा हो। यानी यह कैसे संभव है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश के लोगों को बेरोजगार कर रही हो, इंडस्ट्रियों को ठप कर रही हो, लेकिन दो नाम अंबानी और अडानी, चूंकि इन दो नामों का जिक्र आज किसान आंदोलन ने खुले तौर पर यह कहकर किया है कि इनका बायकॉट किया जाएगा। और खास तौर से जियो शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि जियो को लेकर जब इसको याद कीजिए 2016 5 सितंबर देश के अखबारों में पहले पन्ने पर बहुत बड़ा एड छपा था कि अब रिलायंस जियो लेकर आ रहा है। और जियो में जिस ब्रांड एम्बेसडर की तस्वीर छपी थी वो तस्वीर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। बड़ी आपत्ति उस वक्त हुई थी, लेकिन यह सब खुला खेल था। खुला खेल इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बनने और पद को संभालने के लिए जिस जेट विमान और प्राइवेट जेट से आए थे वह अडानी का था। वह इस देश की एयर इंडिया नहीं थी, वह अडानी के जहाज से गुजरात से दिल्ली पहुंचे थे। और उसके बाद याद कीजिए जो पहले प्राइवेट फंक्शन में गए थे, 2014 का ही वो महीना था, 2014 के भीतर में 30 अक्टूबर की तारीख थी जब मुंबई के भीतर में रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल की नींव पड़ी थी और वहां पर उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। और वो तस्वीर तो टाइम मैगजीन ने भी छापी थी जब मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने देश के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। यह एक संकेत था 2014 से लेकर 2020 तक। और यह वाकई इसका एहसास सरकार को नहीं रहा होगा कि किसान आंदोलन का विस्तार इस रूप में होगा जहां पर वह खुले तौर पर कहेगी कि अब रिलायंस और जियो के प्रोडक्ट का बायकॉट करना है, जहां पर अडानी का सामान बिकता है वहां पर विरोध प्रदर्शन करना है। बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी विरोध प्रदर्शन होना है और कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी विरोध प्रदर्शन और बायकॉट किया जाना है। दिल्ली जयपुर का रास्ता भी बंद किया जाएगा। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री को कॉरपोरेट के कटघरे में खड़ा कर यह बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि यह देश कॉरपोरेट से नहीं चलता है, देश नागरिकों से चलता है। और जिस देश के भीतर में 60% आबादी कृषि पर निर्भर हो, कृषि की इकोनॉमी पर निर्भर हो, उसका जीडीपी में योगदान चाहे 14% हो, लेकिन इस देश की 60% आबादी को आप कॉरपोरेट के हाथों में गिरवी कैसे रख सकते हैं? इसीलिए जो 3 बिल आए, 3 कानून बना गए, उसको लेकर आज जब प्रस्ताव दिया गया तो वो प्रस्ताव पढ़ने के बाद आपकी आंखें भी चकाचौंध हो जाएंगी कि सरकार को क्या एहसास है, सरकार इन बातों को समझ क्यों नहीं पा रही है कि जिन 3 कानूनों का उसने जिक्र किया और आज जब प्रस्ताव के साथ रखा तो उस प्रस्ताव के भीतर के संकेत 3 हैं। पहला, हमसे गलती हो गई। दूसरा, पहली गलती यह हो गई कि हमने आपसे कोई बातचीत नहीं की और चीजों को ले आए। दूसरा, संसद के भीतर में हमने जो वोटिंग करने की स्थिति में नहीं आए और विपक्षी राजनीतिक दलों को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया और वहां पे चीजें पास करा दी गई। खासतौर से राज्यसभा की स्थिति बता रहे हैं। और तीसरी स्थिति है, ये तमाम गलतियां हैं लेकिन बावजूद इसके कानून वापस नहीं लेंगे, उस पर कुछ पैबंद लगा देंगे। और पैबंद की फेरिस्त जो है वह इतनी हास्यास्पद है कि हम एमएसपी लिख कर दे देंगे। कल्पना कर सकते हैं
जिस देश के भीतर में सिर्फ 6% किसान और किसानों की संख्या जब हमने सरकारी आंकड़ों के जरिए जोड़ी तो पता चला सिर्फ 50 लाख किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाता है। उस आंकड़े पर आए उससे पहले मंडी को मजबूत करेंगे, लेकिन पैरेलल में प्राइवेट मंडी को भी खड़ा करेंगे। प्राइवेट परिस्थिति में इस देश के पीएसयू को सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, खुले तौर पर उनको नीलामी हो रही है, कौड़ियों के मोल नीलामी हो रही है। तो मंडियों की स्थिति कैसे बचेगी और कैसे मजबूत करेंगे? एपीएमसी का संशोधन करने की जो बात है उसमें वो संशोधन आप कैसे करेंगे? वहां पर जिक्र हो रहा है कि अब हम टैक्स जोड़ेंगे, सेस जोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट पूंजी जब इस बाजार के भीतर में घुसेगी तो उसी की चलेगी। और सरकार कह रही है जी नहीं, सरकार अपने तौर पर एमएसपी की कीमत पे ही खरीदेगी। और सरकार अगर इसके पैरेलल में कल राशन के दुकानों तक भी अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेट को दे देगी तो सरकार क्या खरीदेगी? कहने भर की बात है, ये कोई भी समझ सकता है। जिन बातों का जिक्र है उसमें बहुत साफ है, हम किसान ट्रिब्यूनल बना देंगे। इस देश के भीतर में रेप को लेकर जो ट्रिब्यूनल 2013 में जिसका जिक्र किया गया था, उस ट्रिब्यूनल की स्थिति इस देश में फास्ट ट्रैक अदालतों के तहत भी जब ऐसे संवेदनशील मामले निपटाए नहीं जा सके हैं तो फिर किसानों के मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनके क्या होगा? और अगर वो सिविल कोर्ट में भी चले जाएंगे तो सिविल कोर्ट में जहां 1,90,00,000 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हुए हैं उसकी फेरिस्त और बढ़ जाएगी। एसडीएम की स्थिति इस देश में क्या है वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को में संशोधन कर देंगे। कैसे संशोधन कर देंगे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब पूंजी से जुड़ा होता है। दरअसल ये पूरी फेरिस्त जो है हमें लगता है एक बार इसको जरा देख लीजिए और देखने के बाद स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल यह प्रस्ताव लुटियंस की दिल्ली से निकलता है तो इसका मतलब है यहां बैठे मंत्रियों को, नौकरशाहों को इस देश की किसानी की जानकारी नहीं है। उन्होंने उस जमीन को नहीं देखा है, कितने मुश्किल हालात में किसान खेती करता है। वह यह भी नहीं जानते हैं कि खेती में कितनी लागत होती है और एमएसपी का मूल्य क्या दे पाता है, दे भी पाता है कि नहीं दे पाता है। इन बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है कि इन प्रस्तावों की फेरिस्त को देखिए, एक एक करके जरा देखते चले जाइए। 20 पेज का यह प्रस्ताव यह बताने के लिए काफी है कि लुटियंस की दिल्ली को किसानी के बारे में कोई समझ नहीं है। चाहे वो भूमिका में जिक्र किया गया हो, उसकी पृष्ठभूमि बताई गई हो, उसका उद्देश्य बताया गया हो, या फिर उसके बाद जो प्रस्ताव एक एक करके लाया गया है वह भी बेहद रोचक है। क्योंकि जिन बातों का प्रस्ताव में जिक्र किया गया उसको अगर सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा तो निजी मंडियों का जिक्र है, वहां पर एपीएमसी मंडी में लागू सेस और टैक्स निर्धारित कर देंगे। उसके बाद यह जिक्र करते हैं कि पैन के साथ हम रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे। इसके बाद यह जिक्र करते हैं कि सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। इसके बाद यह जिक्र करते हैं कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक लिखित तौर पर एसडीएम ही 30 दिनों में मामले को सल्टा देगा। इसके बाद अपने प्रस्ताव में यह जिक्र करते हैं कि किसान की जमीन का उपयोग खरीदार तो कर सकता है लेकिन जमीन को बेच नहीं सकता है, उसको बंधक नहीं रख सकता है, कर्ज भी नहीं उठाएगा, यानी जमीनी कुर्की भी किसान की नहीं होगी। यह आश्वासन भी है और लिखित आश्वासन एमएसपी को देने के लिए भी तैयार हैं कि उस पर भी हम दे देंगे। और जो हाल में 2 बिल लेकर आए, ये बिजली बिल था और उसके साथ ही जो पराली को लेकर बात थी, इन दोनों को लेकर कहा गया कोई जुर्माना, कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। यानी जो भी कहा जा रहा था, जिस रूप में कहा जा रहा था, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है यह कानून बनाते वक्त नहीं सोचा गया। अब जब प्रस्ताव लेकर आए हैं तो उसमें जिन प्रस्तावों में संशोधन का जिक्र है वह किसी ऐसे पैबंद की तरह है जिस पैबंद का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। क्योंकि किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि जो लागत लगती है उसका मूल्य कैसे मिलेगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी की खरीद सिर्फ 6% होती है, यह हर कोई जानता है, यानी बाकी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। और जो कहा गया कि किसानों पर जो एफआईआर दर्ज है उसको भी हटा लेंगे, जमीन नहीं बेच पाएगी, किसान के पास अपनी जमीन बरकरार रहेगी, लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि 2 जून की रोटी किसान को मुहैया करा पाने की स्थिति में सरकार कैसे आएगी। इस देश के किसान जो कर्ज में डूबे हुए हैं उसकी वजह क्या है, और जो खुदकुशी कर लेते हैं उनकी तादाद बीते 5 बरस में अगर बढ़ गई है तो उसकी वजह क्या है। यानी कोई चीज इस रूप में जा नहीं पा रही है। इसलिए यह 20 पेज के प्रस्ताव को किसानों ने देखते ही यह कहकर ठुकरा दिया कि इसमें तो हमारी संवेदनाओं का भी जिक्र नहीं है। तो आपने यह पूरी फेरिस्त देख ली और इस फेरिस्त को देखने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो किसान लड़ रहा है वो लड़ाई सीधे सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य की है।
सरकार अपने दस्तावेजों में जिक्र करके खुश हो जाती है। मसलन वो जिक्र करती है कि गेहूं 1975 रुपए कर दिया गया, इससे पहले 1925 रुपए था। चना 5100 रुपए कर दिया गया, इससे पहले 4875 रुपए था। जौ 1600 रुपए कर दिया गया, इससे पहले 1525 रुपए था। मसूर की दाल 5100 रुपए कर दी गई, इससे पहले 4800 रुपए था। इसी तरीके से धान का मूल्य भी 50 रुपए बढ़ा दिया गया। लेकिन बार बार जरा इस एमएसपी के अंतर्गत खुले बाजार में बिकने वाले धान और गेहूं की फसलों को देखिए, कितनी कीमत में बिकता है। वो एमएसपी पे आप कुछ भी लिख कर दे दें, बाजार में उसकी कीमत 2010, 11, 12 में जो एमएसपी था उससे ज्यादा नहीं बिक पाता है। तो हर बरस बढ़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी में गड़बड़ी है, और इकोनॉमी में जब आपकी गड़बड़ी है तो यहीं से बात कॉरपोरेट की शुरू होती है। कॉरपोरेट इकोनॉमी की गड़बड़ी अपने अनुकूल को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पिछले बरस सरकार ने कॉरपोरेट को 1,40,000 करोड़ रुपए की माफी दे दी। यह माफी इस आधार पर दे दी कि किसी भी तरीके से कॉरपोरेट अपने आप को ठीक करे और प्रोडक्ट्स को बाजार में लेकर आए। लेकिन वो कुछ भी लेकर नहीं आया। जो नुकसान हो रहा था उसने भरपाई की और अपने घर में बैठ गया। तो कॉरपोरेट की इस लड़ाई में पहली बार किसान और कॉरपोरेट जब आमने सामने खड़ा है, तो अब समझने की बात है क्या वाकई जिन बातों का जिक्र आज किसान आंदोलन ने किया है उसका मतलब बहुत साफ है। अंबानी और अडानी, अंबानी के प्रोडक्ट के तौर पर उनके जो अंबानी का जियो का सिनेमा है, जियो का स्मार्टफोन है, जियो का सिम कार्ड है, क्या इसका बायकॉट शुरू हो जाएगा? एलपीजी है रिलायंस का, रिलायंस के स्टोर्स हैं, रिटेल के सेक्टर में है, क्या यहां पर लोग नहीं जाएंगे? और अगर इस देश के मिडिल क्लास को इस बात का एहसास हो गया कि जिस तरीके से कॉरपोरेट फसलों की खरीद करेगा और उसके बाद गोडाउन में रखेगा, और गोडाउन में रखने के बाद वो जितनी ज्यादा बड़ी कीमत में बेचेगा बाजार में, उससे तो मिडिल क्लास भी आहत हो जाएगा। वह मौजूदा वक्त में आलू और प्याज के जरिए भी समझा जा सकता है, और इस देश के भीतर में गोडाउन्स की तादाद से भी समझा जा सकता है कि एफसीआई के गोडाउन से ज्यादा इस देश में प्राइवेट सेक्टर के पास गोडाउन है। और उन गोडाउन का डाटा हमको लगता है कि यह आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर में जो एफसीआई की कैपेसिटी है, जरा इसको जरा देखिए। इस दौर में सरकार ने एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ भी नहीं किया, गोडाउन भी नहीं बनाया गया है। तो फिर वो किन बातों का जिक्र कर रही है? वो तो प्राइवेट सेक्टर में चीजों को सौंप ही देगी। मसलन एफसीआई की कैपेसिटी जो है 2011 में 316 लाख मीट्रिक टन थी, 2012 में बढ़कर यह 336 लाख मीट्रिक टन हुई, 2013 में बढ़कर 377 लाख मीट्रिक टन हुई। लेकिन इसके बाद आइए मोदी गवर्नमेंट में, यह मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, 2013 में 377 लाख मीट्रिक टन था, तो 2020 में यह बढ़ते बढ़ते सिर्फ 412 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा है। यानी 7 बरस के भीतर में सिर्फ 35 लाख मीट्रिक टन ही एफसीआई के गोडाउन्स में ज्यादा भर पाता है। यह स्थिति है। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर का देखिएगा तो वह लगातार उसको लाभ होते चला जा रहा है। मसलन 2012 में 341 लाख मीट्रिक टन था, 2013 में 354 लाख मीट्रिक टन था, जो प्राइवेट दूसरी एजेंसीज के पास जो वेयरहाउस है वहां पर जो अनाज रखा जाता था। 2018 में बढ़कर यह 480 पहुंच गया, 480 लाख मीट्रिक टन, 2019 में 467, 2020 में 343, 343 लाख मीट्रिक टन। इसलिए है क्योंकि कोविड के दौर में सरकार ने बड़ी तादाद में अनाजों का वितरण किया है। जो इस देश के 80 करोड़ लोग हैं उनको 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को जो दिया गया, उसकी वजह से अब उस गोडाउन में अनाज कॉम्पिटिटिवली कम है। इसके बाद दूसरा सवाल यह आता है कि सरकार ने कितना पैसा लिया और कितना पैसा दिया है, जो राज्यों के भीतर भी दिया होगा, और कितना पैसे के जरिए जो पंजाब के किसानों की मुश्किल यह है कि वो समझ रहे हैं कि इन हालातों में अगर उनसे ना लिया जाए, अनाज सरकार नहीं खरीदेगी। तो उसका डाटा देखिए, जो आखिरी डाटा सरकार ने जारी किया था वो सितंबर का था, होलसेल। इसमें गेहूं की बिक्री बहुत ज्यादा थी। इसमें 42 लाख किसानों को फायदा पहुंचा। गेहूं के जरिए 73,500 करोड़ रुपए बांटे गए जो सरकार ने खरीदा। लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं 129 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश से लिया गया। पंजाब का नंबर उसके बाद आता है 127 लाख मीट्रिक टन, हरियाणा उसके बाद आता है 74 तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश उसके बाद आता है 32, राजस्थान उसके बाद आता है 19, कुल 382 लाख मीट्रिक टन लिया गया।
यह मुश्किल और बढ़ जाएगी, यानी एमएसपी पे कोई लेगा नहीं, स्थिति और बिगड़ेगी। बाकी राज्यों की स्थिति तो नाजुक है ही, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप चावल यानी धान पे आइएगा तो धान की फेरिस्त में जो सितंबर में जो खरीदारी हुई थी उसमें टॉप पर तेलंगाना है 64 लाख मीट्रिक टन, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है 31 लाख मीट्रिक टन, ओडिशा उसके बाद 14 लाख मीट्रिक टन है, तमिलनाडु 4 लाख मीट्रिक टन है। कुल मिला के 119 लाख मीट्रिक टन सितंबर में खरीदा गया था। सवाल है कि धीरे धीरे किसानों की स्थिति नाजुक हो रही है। सवाल है कि राज्य भी अब एमएसपी पर अनाज खरीद पाने के लिए उनकी इकोनॉमी डगमगा गई है, वो खरीदने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। सवाल है अब इसके आगे का रास्ता किसानों के सामने क्या जाता है। किसानों ने जो नाम ले लिया अंबानी और अडानी का, इसका मतलब बहुत साफ है कि उन्होंने उस नब्ज को दबा दिया है जो इस राजनीतिक सत्ता, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जो हैं उनकी जो सत्ता है उस पर उंगली रख दी है। क्योंकि अगर भारत के भीतर में कॉरपोरेट के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किसानों ने शुरू किया और होते होते लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तक पहुंच गया तो फिर स्थिति नाजुक हो जाएगी। क्योंकि अडानी एडिबल ऑयल बनाते हैं, फूड एडिबल ऑयल्स बनाते हैं, जो अलग अलग फॉर्च्यून है, किंग सोयाबीन है, ऑयल है, इसके अलावा उनके दुनिया भर की चीजें हैं जो प्रोडक्ट्स के तौर पर है। रिलायंस के भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें खासतौर से रिटेल के सेक्टर में जिक्र किए गए तो रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस मार्केट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस ज्वेल, वो तो ज्वेलरी में भी आ गया है, रिलायंस ट्रेंड्स जहां पर कपड़े खरीदे जाते हैं जो कि तमाम मॉल्स के भीतर में आपको दुकान नजर आएगी। दुनिया की अलग अलग जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें भी रिलायंस का पैसा लगा हुआ है, जैसे अरमानी है, जैसे बॉस है, जैसे डीजल है, जैसे मार्क एंड स्पेंसर है। ये एक फहरिस्त है उसकी। ये बताने के लिए काफी है क्या पहली बार इस देश के भीतर में किसानों ने लड़ाई उस कॉरपोरेट से शुरू कर दी है जिस कॉरपोरेट की पूंजी तले इस देश की पॉलिटिक्स चल रही थी। पहली बात, इस देश के किसानों ने उस नब्ज को दबा दिया है जिसके जरिए इस देश की इकोनॉमी को पटरी से यह कहकर उतारा गया कि हम 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे क्योंकि कॉरपोरेट को लाभ देंगे तो कॉरपोरेट रिटर्न भी देगा। या फिर पहली बार इस देश के भीतर में एक हेड ऑन कोलिजन की स्थिति है जिसमें देश के ही कॉरपोरेट्स, कोका कोला बाहर की कंपनी थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जब उस वक्त बेचा जा रहा था अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में तो विदेशी कंपनियों को रोकने की बात थी जो जॉर्ज फर्नांडिस ने उंगली उठाई थी। अब तो खुले तौर पर सारी चीजें हो रही हैं। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर भारत पेट्रोलियम का नाम भी है, उस समय भी भारत पेट्रोलियम का नाम था, और एक लंबी फहरिस्त है कि इन कंपनियों को बेच देना। इसका मतलब है कि सरकार की इकोनॉमिक सिचुएशन और इकोनॉमिक फिलॉसफी जो है वह जिस कैपिटल पे टिकी हुई है उसमें किसान मायने नहीं रखता है। और किसान ने अगर इस तरह कॉरपोरेट के विरोध और बायकॉट की स्थिति में लाकर देश को खड़ा कर दिया, क्योंकि देश के सामने 2 सवाल होंगे। किसान अगर अपने प्रोडक्ट को कल सरकार को ना बेचे तो जनता कहां से लाएगी गेहूं, कहां से लाएगी चावल, कहां से लाएगी सब्जी। उनको किसान के साथ खड़ा होना होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर कॉरपोरेट किसी मार्फत घुस भी जाते हैं तो कॉरपोरेट को मुनाफा चाहिए। वह सब्सिडाइज रेट पर तो अनाज और फसल नहीं बेचेगा, उसको इस रूप में बेच भी नहीं सकता है क्योंकि उसका प्रॉफिट घट जाएगा, और प्रॉफिट अगर इस रूप में नहीं होगा तो वो कॉरपोरेट फिर सरकार को क्या रिटर्न करेगा। यह भी एक साइकिल है, इसको भी ब्रेक लगा दिया गया। यानी इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आखिरी बात यह समझने की जरूरत है कि इस देश के भीतर में कितनी जिम्मेदारी के साथ सरकार ने काम किया है। चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, सरकार ने सिंचाई का इंफ्रास्ट्रक्चर बीते 6 साल में डेवलप नहीं किया, सरकार ने मंडियों को उस रूप में डेवलप नहीं किया, सरकार ने एमएसपी के जरिए अनाज और फसल खरीदी जाए इसकी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं कर दी। अब वो सिर्फ ये कह रही है कि हम लिख कर दे देंगे। लिख के देने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि खरीदार के पास तो पैसा नहीं है और सरकार खरीदने की स्थिति में नहीं है, सिवाय एक राशन कार्ड के अलावे के जो पीडीएस सिस्टम है उसके अलावे देने की स्थिति में नहीं है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरत होगी, जो एमएसपी तय करने के लिए जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उसमें 5 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन होता है, एक मेंबर सेक्रेटरी होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है सीनियर मोस्ट, एक और 2 किसान होते हैं। 2 किसानों तक की भर्ती उन जगहों पर नहीं हो पाई है। यानी ये एक ऐसा सवाल है कि बार बार लौट के वहीं पर आते हैं, इस देश की सरकार या प्रधानमंत्री खुद का स्टाइल कहीं कॉरपोरेट में तो तब्दील नहीं हो गया।
हमने एक बात जिक्र किया था इससे पहले भी कि इस देश के प्रधानमंत्री के प्रचार पर बीते 5 साल 2014 से लेकर 2019 तक हर दिन 3 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होते रहे। किसान की कमाई प्रतिदिन की 214 रुपए है। 604 रुपए पंजाब के किसानों की कमाई आती है, लेकिन यहां 3 करोड़ 23 लाख रुपए प्रतिदिन प्रचार में उड़ाए गए। और जो विदेशी यात्रा प्रधानमंत्री ने की है, जब हमने उसका एवरेज निकालना शुरू किया, वह पता चला कि हर दिन विदेशी यात्रा का जो खर्चा था वो 25,44,427 करोड़ रुपए, 25,44,427 यह हर दिन खर्च हो रहा था, लगभग 25.5 लाख रुपए। और इसको जब आप कन्वर्ट कर दीजिएगा कि 5 साल में कितना खर्चा हुआ, तो तकरीबन 465 करोड़ रुपए विदेशी यात्राओं में खर्च हुए हैं। यह रईसी कोई कॉरपोरेट या बड़ा बिजनेस टाइकून कर सकता है। भारत जैसे देश में जहां न्यूनतम की लड़ाई किसान लड़ रहा हो, वहां पर जहां बेरोजगारी की परिस्थितियां सबसे विकट आजादी के बाद से हो चली हो, जहां सबसे नीचे जीडीपी चली गई हो, वहां पर यह रईसी कैसे संभव है? इसका मतलब है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में गड़बड़ी है। और इस देश के जो नीति आयोग है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जब कहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम डेमोक्रेसी को जी रहे हैं, इसी वजह से रिफॉर्म नहीं हो पाता है, तो हमें लगता है कि लौट चलना चाहिए आजादी के तुरंत बाद, जब प्लानिंग कमीशन बनी थी। मोदी सत्ता ने तो प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी और नीति आयोग बनाया, जिसके सीईओ कहते हैं कि डेमोक्रेसी को भी अब छोटा कर देना चाहिए, तभी हम रिफॉर्म कर पाएंगे। उस वक्त जब प्लानिंग कमीशन ने पहली बार बताया था और पार्लियामेंट में आके नेहरू के मंत्री ने जानकारी दी थी कि 16 आने प्रति व्यक्ति आए हैं, तो उस वक्त राम मनोहर लोहिया ने आपत्ति की थी कि ये झूठ बोल रहे हैं। और एक लंबी बहस हुई, और उस लंबी बहस के बाद राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी थे, उनकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने जब एनालिसिस करना शुरू किया और पार्लियामेंट में जो सबसे लंबा डिस्कशन चला, आखिर में सरकार को मानना पड़ा, आप ठीक कह रहे हैं, यह 16 आने नहीं है, वो घटाते घटाते 11 आने पर आए। लेकिन राम मनोहर लोहिया लगातार कहते रहे कि यह भी झूठ है। यहां तो बात यह है कि उन्होंने बात 3 आने से शुरू की थी, उन्होंने कहा 9 आने से ज्यादा संभव ही नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन को भी अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करने पड़े थे उसके बाद। और आज की स्थिति यह आ गई है कि नीति आयोग उसके बदले कहता है कि यह देश मैक्सिमम डेमोक्रेसी को जी रहा है। किसान की लड़ाई और किसान का संघर्ष इस देश के भीतर में, हमें पता नहीं क्यों आखिर में याद आ रहा है राजीव गांधी का सत्ता काल, जो बेहद ठसक के साथ, अति लोगों के साथ, पावर के साथ टिका हुआ था, लेकिन बफोर्स अचानक उसका जिन निकला और वो सरकार ढह के गिर गई, जिसके पास 400 सांसद थे। मौजूदा सरकार के पास भी गठबंधन के साथ 350 सांसद हैं और खुद उसके 303 सांसद जो 2019 में जीत कर आए। लेकिन किसानों का यह संघर्ष जब सत्ता को ही बना चुका हो कि आप कॉरपोरेट की उंगलियों पर नाच रहे हैं और कॉरपोरेट की उंगलियों और उनके शिकंजे में हमें भी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है यह लड़ाई बड़ी और व्यापक है। यह रास्ता संघर्ष का तो जरूर है। सवाल इसमें यही है कि संयम और जुड़ाव और सरोकार किसके ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि प्रचार तत्व के आश्रय जो तमाम मीडिया को अपने भोंपू के तौर पर मौजूदा सत्ता ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, कुछ दिनों के बाद मीडिया के भीतर भी यह सवाल होगा कि अगर उन्हें लोग बायकॉट करेंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि जब अंबानी और अडानी का बायकॉट हो सकता है तो इन न्यूज चैनलों की क्या बिसात। संभलना इन्हें भी है और कुल मिलाकर इस देश को संभालना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।